फसलों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और ये 17 जो पोषक तत्व हैं संतुलित मात्रा में होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अधिकता होने पे ये विष का काम करते हैं, फसलों पे इसका विपरीत प्रभाव आता है, और कमी होने पर वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती, जिससे हमें उपज अच्छी नहीं मिलती है। तो इन पोषक तत्वों को देने के लिए हम गोबर की खाद, कंपोस्ट, ये सब खाद प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। तो कौन से पोषक तत्व को हमें कब देना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पोषक तत्व का एक अपना निश्चित कार्य होता है और दूसरे पोषक तत्वों के कार्यों में भी सहायता करता है। तो एक पोषक तत्व दूसरे की सहायता करता है, तो इस प्रकार से ये पोषक तत्व आपस में मिलकर के ही पौधे की वृद्धि करते हैं और उपज को बढ़ाते हैं। अतः इनको सही समय पर देना जरूरी है। अगर हम इनको सही समय पर ना दें तब फसल पर अच्छा प्रभाव नहीं आता है। जब जरूरत है तब हम इसको देना चाहिए। अगर हम जरूरत के समय ना दें, बाद में दें, तो हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है और हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कौन सा पोषक तत्व हमें कब देना चाहिए। देखिए, जहां तक जैविक खादों की बात है, हम गोबर की खाद प्रयोग करें या कंपोस्ट करें या वर्मी कंपोस्ट करें, ये बहुत अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। और ये अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 4 से 5 महीने बन जाती है, हम सभी जानते हैं। हल्की हो जाती है, इसमें से कोई बदबू नहीं आती है, इसका काला भूरा रंग हो जाता है। और इसको हमें बुआई से 10 से 15 दिन पहले डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। तो जो हमारी इस तरह की खाद है, कंपोस्ट है, गोबर है, सड़ी हुई खाद हमें बुआई से पहले मिलानी चाहिए। अब हम बात करें कि हमें रासायनिक खाद का कब प्रयोग करना चाहिए, तो देखिए, हमारे पास 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। मैं पोषक तत्वों के हिसाब से ही बताऊंगा कि इसको कब प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पहला हम दो देखते हैं 17 में, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके लिए हम किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पौधे इसको जो है वायु से, हवा से और पानी से ले लेते हैं। तो इनका जो सोर्स है हवा और पानी है, तो इसके लिए हमें कोई उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं हम नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे, पोटेशियम पे, कैल्शियम पे, मैग्नीशियम और सल्फर। अब ये जो 6 पोषक तत्व हैं, इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ज्यादा होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मैक्रो मतलब जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें इनकी जो खाद, जो रासायनिक खाद है, उसका प्रयोग हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो अगर हम इनको स्प्रे के माध्यम से देंगे, छिड़काव के माध्यम से देंगे, तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इन खादों के लिए, इनको देने के लिए हमें बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको बुआई के समय दें। अब इसमें हम एक एक तत्व करके देखते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए जो भी हमारी खाद है, चाहे यूरिया है, डीएपी है, कोई भी है, नाइट्रोजन जब बनती है अमोनियम नाइट्रेट में, जो भी इसका रूप परिवर्तित होता है, बहुत जल्दी गैस में बदल जाता है या पानी के साथ बह करके नीचे चला जाता है। नाइट्रोजन का बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। ये वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है, जल्दी गैस बना लेता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस बना लेता है, जो कि हवा में चली जाती है या पानी के साथ घुल के नीचे जमीन में चली जाती है। अगर हम इसका एक बार में इकट्ठा प्रयोग कर देंगे, तो इसका बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको इसको कम से कम 3-4 बार में प्रयोग करना चाहिए। 4 बार में प्रयोग करें। 1 भाग बुआई के समय प्रयोग कर दें, 1/4 भाग बुआई के समय प्रयोग करें, 1/4, 1/4, 1/4, इस तरह 4 भागों में आप इसका प्रयोग करें। और वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है तब इसको दें, जब वनस्पतिक वृद्धि हो रही है। और जो आखिरी भाग है, फूल आते समय हम दे दें। फूल आने से पहले ही हम इसको दे दें, बाली आने के बाद हम इसको देते हैं, तब इसको कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो हमें, ये तो हमें बुआई के समय देनी है 1/4 भाग, और बाकी ये हमें वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वनस्पतिक वृद्धि जब हो रही है तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ होते समय। तो नाइट्रोजन को आप 3 से 4 भागों में दें, तब हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जहां तक फास्फोरस और पोटेशियम की बात है, ये सारी मात्रा हमको बुआई के समय देनी चाहिए। सारी मात्रा बुआई में, सारी, यहां लिख दे रहा हूं, सारी मात्रा बुआई के समय। क्यों देनी चाहिए सारी मात्रा बुआई के समय? क्योंकि जो फास्फोरस है, जहां हम डालते हैं वहीं पड़ा रहता है, हिलता नहीं है। पोटेशियम भी लगभग फिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत ही चल पाता है। दूसरा, फास्फोरस बहुत इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। तो अगर जब हम इसे बुआई के समय सारी मात्रा देते हैं, तो ये धीरे 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 घुलता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, तब पौधों को उपलब्ध होता है। मान लीजिए आपने 45 दिन पे फास्फोरस डाला, पौधे को जरूरत है 45 दिन बाद, बुआई के 45 दिन बाद, तो जब आप फास्फोरस डालेंगे, सारा का सारा जमीन में फिक्स हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। चाहे आप डीएपी से डालें, चाहे आप एसएसपी से डालें, किसी से डालें,
वो फिक्स हो जाएगा और पौधे को नहीं मिल पाएगा, तो हमारे डालने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हम शुरू में ही इसको बुआई के समय देते हैं। तो फास्फोरस वाली सारी खाद आप बुआई के समय दीजिए। इसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम फास्फोरस से थोड़ा सा ज्यादा चल लेता है, तो लेकिन फिर भी ये जमीन के अंदर फिक्स होता है। इस कारण से पोटेशियम भी, जो भी खाद है, एमओपी है या सल्फेट ऑफ पोटाश है, जो भी है, एनपीके है, आप जो भी पोटेशियम खाद दे रहे हैं सारी बुआई के समय देनी चाहिए। अगर आप इसका फास्फोरस पोटेशियम का स्प्रे करते हैं, फास्फोरस और कप को बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, बहुत किलो में होती है, 20 किलो 30 किलो प्रति हेक्टर। जबकि हम स्प्रे के माध्यम से हम कितना ज्यादा 1% या 2% का स्प्रे करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए फास्फोरस और पोटेशियम का स्प्रे करने का हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। यूरिया का भी स्प्रे करने का हमें फायदा तभी मिलता है जब ऐसी स्थिति हो कि हम यूरिया ना डाल पा रहे हो, जैसे खेत में बहुत ज्यादा पानी भर गया हो, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई हो, या खेत बहुत सूखा हो कि यूरिया घुल नहीं सकती, तब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं। तो जो इनके स्प्रे किए जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की एक इमरजेंसी होती है कि हमें पौधे को बचाना है, अन्यथा इनके स्प्रे के हमें बहुत ज्यादा फायदे नहीं देखने को मिलते हैं। खासतौर से फास्फोरस पोटेशियम का स्प्रे के बहुत ज्यादा फायदे नहीं होते हैं, केवल एक इमरजेंसी होती है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ गई है तब हम उसका स्प्रे कर दें, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है और खेत में नमी नहीं है तो हम स्प्रे करना चाहिए, अगर नमी है तो हमें यूरिया डालनी चाहिए। अब हम बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की, तो देखिए इनकी आवश्यकता ही बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसको स्प्रे के माध्यम से देंगे तो स्प्रे, जैसे मैंने आपको बताया, 0.5% या 1% का हम स्प्रे करते हैं, और स्प्रे के माध्यम से इनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। ये एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी में हम इसको प्रयोग करते हैं कि हमकी खेत में नमी नहीं हो पा रही है या कुछ और कारण है तो हम इसका स्प्रे करते हैं। नहीं तो आप भी इसके जितने भी उर्वरक है, जैसे एसएसपी है, हमें एसएसपी में कैल्शियम है, उसको हमें बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। डीएपी है फास्फोरस के लिए, वो बुआई के समय प्रयोग की चाहिए। कैल्शियम के लिए अगर हम डोलोमाइट डाल रहे हैं, मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट डाल रहे हैं, तो हमें बुआई के समय डालनी चाहिए। सल्फर के लिए हम बेंटोनाइट सल्फर डाल रहे हैं या कोई दूसरा सोर्स डाल रहे हैं, एलिमेंटल सल्फर डाल रहे हैं, वो भी हमें बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये सल्फर का भी आप ध्यान रखें, हमको सल्फर के भी अच्छे फायदे तभी मिलेंगे जब हम उसको बुआई के समय डालें। अगर हम इसको बाद में डालते हैं तो हमें इसको कोई फायदा नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने नहीं डाल पाए, 20-25 दिन बाद आपको ये खाद मिली है, बुआई आप कर चुके हैं, तब डाल करके आप सिंचाई कर दीजिए ताकि ये जड़ क्षेत्र में पहुंच जाए। तो बहुत फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। यहां मैं बात कर रहा हूं कि हमें अगर पूरा फायदा लेना है तब हमको सारी मात्रा बुआई के समय डालनी चाहिए। तो आपको समझ आया होगा, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की तो आप सारी मात्रा बुआई के समय डाल लीजिए, और नाइट्रोजन का आप 4 भागों में डालिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और अगर ऐसी स्थिति बन पा रही है कि आपको बुआई के समय खाद उपलब्ध नहीं थी या बाद में मिली, तब आप डाल करके सिंचाई कर दीजिए, तब उसको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। तो ये तो थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, मैक्रो। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम बोलते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। इसको हमें कब प्रयोग करना है? देखिए इसमें Fe है, Cu कॉपर है, मैग्नीज है और जिंक है। ये मेटालिक वाले होते हैं, मेटालिक कैटायन है केमिस्ट्री के सेंस में। तो इसमें देखिए जो इसके उर्वरक आते हैं चिलेट वाले, चिलेटेड वाले जो आ रहे हैं, ये हमें सारे बुआई के समय डालने चाहिए। चिलेट का फायदा हमको, बहुत अच्छा फायदा हमको तब मिलता है जब इसको बुआई के समय डालें। और सल्फेट वाले का हमें स्प्रे करना चाहिए। तो कुछ अगर आपको मान लीजिए सल्फेट वाला नहीं मिल पाया और आपको स्प्रे करना है तो चिलेट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए चिलेट को जमीन में डालना चाहिए। तो इनके उर्वरक आपको मिलते हैं चिलेट वाले, आप बुआई के समय डालिए। और अगर मान लीजिए आप नहीं डाल पाए हैं और आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो छिड़काव के लिए ये चिलेट वाले में यहां लिख दिया है, बुआई के समय छिड़काव के लिए आप जो इनके सल्फेट साल्ट आते हैं वाले डालिए। जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर लेकिन हाँ चिलेट वाला आपके पास अवेलेबल है, सल्फेट वाला नहीं, तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका छिड़काव नहीं कर सकते, दोनों का कर सकते हैं, चिलेट का भी और सल्फेट का, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपको सल्फेट वाले मिलेंगे। और जिंक सल्फेट का हम बुआई के समय भी प्रयोग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट को। तो जिंक सल्फेट वाला जो है वो आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। बाकी वाला सल्फेट आप बुआई के समय प्रयोग ना करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जिंक सल्फेट आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ी समझने की बात है कि चिलेट, जितने भी चिलेट हैं सबको बुआई में डालना है, सल्फेट वाले को स्प्रे में डालना है, लेकिन जिंक सल्फेट का बुआई के समय कर सकते हैं। और फेरस सल्फेट आप जमीन में ना डालें, ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। तो ये बात समझ में आपको आई होगी, चिलेट वाला बुआई में, सल्फेट वाला छिड़काव में, और जिंक सल्फेट वाला हम बुआई में भी प्रयोग कर सकते हैं। छिड़काव तो करना ही चाहिए, बुआई में भी प्रयोग कर सकते हैं।
और इमरजेंसी में हम चिलेट वाले को भी स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है बोरोन। तो देखिए बोरोन के लिए हम बोरेक्स का हम प्रयोग करते हैं, इसको हमें बुआई के समय डालना चाहिए। सोल्यूबार है, इसका भी हमें बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं डाल पाए तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप इसको बुआई के समय डालें, अगर नहीं कर पाए तो आप इसका छिड़काव करें। तो हम पे दोनों चॉइस होती है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हमें तब मिलते हैं जब हमको बुआई के समय हम डालते हैं। तो देखिए इनके छिड़काव करने से इनकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि इनकी आवश्यकता कम होती है, जबकि इन तत्वों की आवश्यकता को हम छिड़काव से पूरी नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ज्यादा है। हम 2-3 स्प्रे भी करेंगे तो भी उसकी जितनी जरूरत है पौधे की नहीं कर सकते, जबकि इनकी बहुत कम आवश्यकता होती है इन पोषक तत्वों की, इसलिए हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव आप कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप ये कोशिश करें पोटेशियम की मात्रा को पूरी कर देंगे छिड़काव से, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बोरोन की आप मात्रा को पूरी कर सकते हैं, जिंक की मात्रा को आप छिड़काव से पूरी कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनकी आप छिड़काव से पूर्ति नहीं कर पाएंगे पूरी। हाँ, एक इमरजेंसी, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूं, इमरजेंसी है और आप शुरू में प्रयोग नहीं कर पाए थे, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकेल। तो देखिए जब हम एमओपी का प्रयोग करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो उसमें क्लोराइड होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। और सामान्यतः जमीन के अंदर क्लोराइड रहता है, काफी रहता है, तो हम क्लोराइड के कोई विशेष उर्वरक प्रयोग नहीं करते हैं और उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रयोग कर रहे हैं तो क्लोराइड आपका पूर्ति होती रहेगी। जहां तक मोलिब्डेनम और निकेल की बात है, इनकी बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है, बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है। अब जमीन में ये रहते हैं तो ये आप इसको डालने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर मोलिब्डेनम की समस्या देखी जा सकती है तो अमोनियम मॉलिब्डेट का प्रयोग आप छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं और बुआई के समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई समस्या इनकी नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी बहुत ही अल्ट्रा रिक्वायरमेंट है, अल्ट्रा नैनो रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ही कम मात्रा चाहिए और इतनी जमीन में सामान्यता रहती है, तो इनका अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कर लेते हैं तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। अगर इनको जरूरत से ज्यादा हो गए तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं प्लांट के लिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप जब प्रयोग कर रहे हैं बड़े केयरफुल हुई है, जरा सी मात्रा टॉक्सिक हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं उनका हमें अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो हमें उनका कब प्रयोग करना चाहिए। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि हम इसको कब प्रयोग करें। कुछ लोग पोटेशियम का छिड़काव करते हैं, लेकिन वो एक इमरजेंसी है। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये एक इमरजेंसी होती है छिड़काव करना, क्योंकि इसकी मात्रा को हम पूरा नहीं कर सकते। हालांकि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम छिड़काव के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता थोड़ी सी ही होती है और 1-2 छिड़काव में पूरी हो जाती है। और खास तौर से आप नाइट्रोजन का ध्यान रखें, नाइट्रोजन को आप 3-4 भागों में दें तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल की कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।